सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम आ गए हैं मैकेनिकल फ्लूइड्स की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम फ्लूइड की एक सरफेस प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमको थोड़ी देर बाद पढ़ना है, उसका नाम है सरफेस एनर्जी। पहले तीन वीडियोस में आप लोगों ने देखा है फ्लूइड के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज देखे हैं, फ्लूइड कैसे क्या होता है, गैसेस भी फ्लूइड होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप लोगों ने उसके अंदर देखी हुई है। अब हमको जिस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है दैट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो सरफेस टेंशन एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है। चलो फिनोमिना तो मैं आपको इससे रिलेटेड फिनोमिना जो भी होंगे वो थोड़ी देर में बताता हूँ। एक सरफेस प्रॉपर्टी है। अब सरफेस प्रॉपर्टी और बल्क प्रॉपर्टी क्या होते हैं ये ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक वाटर का कंटेनर ले लूँ और इसके अंदर पानी भर दूँ, पूरा का पूरा वाटर इसके अंदर फिल कर दिया जाए, तो इसकी सरफेस होती है, ये बात हमको समझ में आया, और अंदर डेप्थ में पानी भरा होता है। तो ये सरफेस के ऊपर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज बैठी हुई होती है, इन प्रॉपर्टीज को सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज सरफेस अलग पोजेस करता है, और वैसे ही डेप्थ में बैठा हुआ जो बल्क है वो अलग प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। तो ये प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक कैसी प्रॉपर्टी है? एक सरफेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बल्क प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। डेप्थ में बैठे हुए जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, सरफेस पे बैठे हुए जो सरफेस की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। अब सरफेस टेंशन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा गहरा है। स्टार्टिंग में ही इसको डिफाइन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक झटके में तुम इसको डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसके साथ ही क्या होता है कि तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तुम लोगों ने कभी ये सारी हरकत देखी होगी, नेचर में होते, स्पाइडर वॉक ऑन वाटर सरफेस, स्पाइडर को देखा होगा। सेकेंड चीज तुम लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, नीडल रेस्ट ऑन वाटर सरफेस। ये सारी चीजें तुम लोगों ने देखी होंगी। तो ये चीजें देख करके तुम लोगों को हल्का फुल्का अंदाजा लगा होगा कि ये लोग जो वाटर का सरफेस है, अगर एक कंटेनर में वाटर के सरफेस पे ध्यान देने की कोशिश की जाए तो वाटर के बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। जब मैं नीडल इसके ऊपर रख दे रहा हूँ, एक नीडल इसके ऊपर रखिए, तो नीडल शेयर करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को साइड में करके नीचे नहीं जा पा रही है। मतलब इसका मुझको मतलब फील होता है कि अगर एक सरफेस है पानी का पूरा वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस पे रखा हुआ जो नीडल है, इस वाटर सरफेस पे जो नीडल रखा है, ये नीडल अपना वेट इतना नहीं डाल पा रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बगल में डिस्प्लेस हो जाएं और ये नीचे चले जाए। इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स ने आपस में किसी न किसी तरीके का टेंशन, किसी न किसी तरीके का फोर्स बना कर रखा है, एक एडिशन खुद से अंदर एक कोहिजन बना के रखा हुआ है, एडिशन नहीं बोलना चाहिए, कोहिजन बना के रखा हुआ है, किसी न किसी तरीके से खुद से एक बॉन्ड बना करके रखा हुआ है। कैसे? तो इन लोगों ने एक दूसरे को स्टिक करके रखा हुआ है, जिस वजह से ये क्या कर रहे हैं, नीडल को नीचे जाने नहीं दे रहे। लेकिन ये जो भी फोर्स डाल रहे हैं, फोर्स बहुत छोटा होता है, कंपैरेटिवली बहुत वीक होता है। अगर ये नीडल को मैं सीधा करके डालना शुरू कर दूं तो ये नीडल क्या करेगी, पियर्स करके अंदर चली जाती है, क्योंकि प्रेशर डेवलप करने लगती है, वेट आ जाता है, पूरा वेट जो इतनी एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इस वजह से नीचे जाना स्टार्ट कर देती है। ये सारी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की है और सरफेस के ऊपर रहने वाली प्रॉपर्टी है, बल्क की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्क के अंदर जब तुम चले जाओगे तो बल्क में तुमको डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। वहां पे तुमको देखने को मिलेगा बॉयंसी के बारे में, समझ में आएगा किस तरीके से बॉयंट फोर्सेस काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो आप थ्रस्ट करके रखते हैं चीज़ों को, वो सारी बातें हमको वहाँ पे समझ में आएंगी। पर हमको सरफेस टेंशन को थोड़ा सा डीप में और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन को थोड़ा डीप में और अच्छे से पढ़ने के लिए हमको एक थियरी दी हुई है। इस थियरी का नाम है मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन है क्या? हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने वाले हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये काम करने के पहले हमको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारे टर्म्स हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, जो टर्म्स हम लोगों को सबसे पहले समझने पड़ेंगे। वो टर्म्स हमारे समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला टर्म जो हम समझने वाले हैं वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जानते हो आप लोग इसके बारे में? आगे वाले जो टर्म्स है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, न्यू होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम लोगों को पता होना चाहिए कि दो टाइप के होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं और दूसरे एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे कोहेजन हो रहा होगा, यहाँ सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस के अंदर, और यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एक बात याद रखना है कि ये दोनों ही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव ही हैं। कोहिजन कौन से टाइप का फोर्स है? कोहिजन एक ऐसा फोर्स है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ही अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अपने ही स्पीशी के मॉलिक्यूल से अगर अट्रैक्शन बना रहा हो तो वो अट्रैक्शन को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? कोहिजन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर वाटर का मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल से या किसी और मीडियम के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर तुमने वाटर का एक कंटेनर ले ही लिया है, उस वाटर कंटेनर के अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल अगर भरे हुए हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। इन लोगों ने क्या बना के रखा हुआ है? अट्रैक्शन बना के रखा है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल का एक फोर्स का एक रेंज होगा कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ एरिया अपने आप से एक सर्टन दूरी तक ये क्या बना कर रखा है? फोर्स बना कर रख सकता है। इसके रेंज में आने के बाद ये आने वाले किसी भी मॉलिक्यूल को क्या हो सकता है? कोहेसिव हो सकता है। इधर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो इसको ये क्या होना शुरू हो जाएगा? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जितनी दूरी तक ये अपना फोर्स मेंटेन कर सकता है, जो डिस्टेंस तक ये फोर्स अपना मेंटेन कर सकता है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसका रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टिल विच अ मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस अप टिल विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, जहां तक इसका फोर्स जो है वो अपना प्रभाव डाल पाएगा, अपना इफेक्ट डाल पाएगा, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड चीज जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। थर्ड चीज जो है दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लाइन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक डायमेंशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एक मॉलिक्यूल होगा लेकिन तो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे चारों तरफ अपने क्या कर रहा होगा? हर तरफ ये फोर्स की फील्ड बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये जो फोर्स की फील्ड बना रहा है, इस इमेजिनरी स्फीरिकल फील्ड को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? फोर्स फील्ड को हम बोलना शुरू कर देते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इतना प्रभाव क्षेत्र है उसका, इतना एरिया है जहां पर वो अपना इफेक्ट जनरेट कर पाए। ये इन्फ्लुएंशियल एरिया है उसका, जिसके अंदर आने पे कोई मॉलिक्यूल अगर आता है तो उससे वो एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस से अट्रैक्ट हो सकता है। अब इंडिया में बैठा हुआ, चाइना में बैठे हुए पानी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन तो बनाएगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंज जिसके अलोंग एक स्पेरिकल एरिया वो बना ले रहा है, स्पेरिकल सरफेस अगल बगल बना ले रहा है। तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसके अंदर गॉसियन स्फीयर वगैरह देखा होगा। कुछ कंसेप्ट थोड़ा इमेजिनेशन जो है वो उसी लेवल पे काम करता है। इस स्फीयर को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको रब करते रहो। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस फिल्म के बारे में पढ़ना है। अब सरफेस फिल्म को ध्यान से देखने की कोशिश करो। वाटर को अगर ले लो एक कंटेनर में, ठीक है, वाटर कंटेनर में वाटर का सरफेस होगा सबसे पहले। इस सरफेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फ्री सरफेस। इसको बोला जाएगा फ्री सरफेस। ठीक है, अब वाटर के फ्री सरफेस से उतना डीप हमको जाना है जितना डीप इसके अंदर के मॉलिक्यूल की रेंज थी। तो अगर ये मॉलिक्यूल था, उसकी रेंज थी अमाउंट, समझो x डिस्टेंस था उसका, x सेंटीमीटर तक उसकी रेंज थी, या x mm ले लेता हूँ, नैनोमीटर ले लेता हूँ, इतना nm ले लेता हूँ, x nm तक इसकी मॉलिक्यूलर रेंज थी इस मॉलिक्यूल की। तो जितना इसका डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो डिस्टेंस फ्री सरफेस से डेप्थ तक मुझको मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द सरफेस फिल्म। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमको जानना था दैट इज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म या सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विच हैज थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, विच हैज थिकनेस ऑफ रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना था उतनी रेंज है अगर उसके थिकनेस की, उतनी रेंज है अगर उसके थिकनेस की, तो जो थिकनेस, जितनी थिकनेस की उसकी रेंज ही उतनी ही थिकनेस अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ये थिकनेस क्या बना लेती है? सरफेस फिल्म बना लेती है। और ऊपर बैठा हुआ एक छोटा सा लाइन जो है जहां पे पूरा सरफेस खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? फ्री सरफेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सरफेस फिल्म और लास्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना था वो था फ्री सरफेस। तो इतने टर्म्स तो हैं, इतने टर्म्स को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड
व्हाट सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन को अच्छे से समझने के लिए हमको इतने टर्म्स को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसी फिगर पे हम लोग आ गए हैं, तो इसी फिगर पे से शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो पहला वाला फिगर है, ये पहला वाला सरफेस जो है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। एट डेप्थ जहाँ पे सरफेस फिल्म खत्म हो रही, इसको मैं बोलूँगा एक्स डैश और वाई डैश। एक्स और वाई मैं बोल दे रहा हूँ इनको, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो अगर मुझको नाम देना हो तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई बन जाने वाला है मेरा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्स डैश एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू सरफेस पैरेलल टू फ्री सरफेस, ठीक है। और दूसरा एक्स डैश माइनस वाई डैश अगर मैं देखता हूं तो ये क्या बना लेने वाला है मेरा, सरफेस फिल्म बना लेने वाला है। ये क्या बना ले रहा है मेरा, सरफेस फिल्म बना ले रहा है। तो ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मेरा फ्री सरफेस है, एक्स डैश और वाई डैश एक ऐसा सरफेस है वाटर के अंदर जो कितनी दूरी पर है, एक तो सबसे पहले एक्स वाई को पैरेलल है और इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स थी उतने रेंज की दूरी पर एक्स डैश और वाई डैश मेरा डिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कंसिडर करने वाला हूं तीन मॉलिक्यूल्स को, और वो तीन मॉलिक्यूल्स को मैं तीन पोजीशन पर रखने वाला हूं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को मैं रखूंगा एकदम फ्री सरफेस पे, सेकेंड मॉलिक्यूल को मैं रखूंगा इन द सरफेस फिल्म, और थर्ड मॉलिक्यूल को मैं रखूंगा इन डेप्थ डी, ठीक है। पूरा नीचे लेके जा रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल को नाम दे देता हूँ ए, इस मॉलिक्यूल को नाम दे देता हूँ बी, और इस मॉलिक्यूल को नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। हमको क्या देखना है, हमको हर मॉलिक्यूल के बारे में देखना है कि क्या काम कर रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ईजी रहेगा। डेप्थ पे से शुरू करेंगे। इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो ए बी और सी ये तीन मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसकी पोजीशन देखेंगे, थोड़ा सा और सिंपल कर दूं आप लोगों के लिए। ऐसे नहीं करते, रुक जाओ, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। तो ये x था, ये y था, ये x डैश था, ये y डैश था, x y मेरी सरफेस फ्री सरफेस थी, ठीक है। x डैश y डैश मेरी सरफेस पैरेलल टू x y एट डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, उसको लिख लेना। उसके बाद x डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू माई सरफेस फिल्म। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है डी अंदर डेप्थ में। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इसके बीच में ये जो सरफेस है इसको मैं बोलने वाला हूँ सरफेस फिल्म, ठीक है। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि मॉलिक्यूल ए है, उसके बाद मॉलिक्यूल बी है, और उसके बाद मॉलिक्यूल सी है। पहली चीज़ हमको ये समझ में आई। अब मॉलिक्यूल ए का पोजीशन फाइंड आउट करना है मुझको, ठीक है। उसके बाद इनका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखना है, इनके ऊपर नेट एडहेसिव या फिर एडहेसिव फोर्स लिखते हैं। इनके ऊपर देखेंगे कि एडहेसिव फोर्स कैसे पड़ रहा है, इनके ऊपर देखेंगे कि कोहेसिव फोर्स कैसे पड़ रहा है, और इससे हम लोग हमारे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम इनकी पोजीशन देखेंगे, हम इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखेंगे, हम इनका एडहेसिव और इनका कोहेसिव नेचर देखने वाले हैं। इतनी बातें हम इनकी देखने वाले हैं। इतनी बातें देखने से हमको फटाफट समझ में आ जाएगा कि इनका कंडीशन क्या है, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ए की देखने की कोशिश करते हैं। पोजीशन अगर ए का देखने की कोशिश करोगे तो डीप इन द लिक्विड, ये कहाँ है, डेप्थ पे है, ठीक है, डीप है थोड़ा सा अंदर। अब यहाँ पर ए का पोजीशन जो है डीप है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखने की कोशिश करो किधर। ये भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कैसा है, कंप्लीटली इन द लिक्विड। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी इसका कैसा है, कंप्लीटली इन द लिक्विड। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी इसका लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस इसका देखने की कोशिश करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स
ऐसा फोर्स है जो चारों तरफ से इसको इसके ही मॉलिक्यूल से मिल रहा है। इसके ऊपर देख रहे हो कोई से फोर्स पड़ रहा है, अब इसके ऊपर हाँ कोई से फोर्सेस पड़ रहे हैं। एक बात समझ में आती है कि कोई से फोर्सेस पड़ रहे हैं। सेकेंड बात समझ में आती है कि चारों डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से, पूरे 3 डायमेंशनल डायरेक्शन से इसके ऊपर कोई से फोर्सेस पड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो कोई से फोर्सेस को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से इसके ऊपर कोई से फोर्स पड़ा। एडहेसिव फोर्स है क्या इसके ऊपर? किसी कोई और मॉलिक्यूल, कोई और मीडियम है इसके अगल बगल? अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख रहे हो, इधर बीच में बैठा हुआ तो इसको चारों तरफ इधर उधर 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 हर तरफ क्या है? हर तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर है। तो इसके ऊपर सिर्फ नेट कोई से फोर्स है और कोई से फोर्स ही पड़ रहा है। और नेट कोई से फोर्स इसके ऊपर कितना हो जा रहा है? उसकी वजह से नेट कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर हो जा रहा है 0, क्योंकि इधर भी खींचा, इधर भी खींचा, इधर 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 चारों तरफ से खींचा हुआ। नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो गया है? 0 हो गया। एडहेसिव फोर्सेस इसके ऊपर कुछ नहीं पड़ रहे हैं, इस वजह से एडहेसिव फोर्स इसके ऊपर क्या है? एडहेसिव फोर्स इसके ऊपर 0 पड़ रहे हैं। ठीक है, नेट कोहेसिव फोर्स भी इसके ऊपर 0, एडहेसिव फोर्सेस भी इसके ऊपर 0 ही पड़ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा बात यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे, आगे समझ में आएगा। मैं आगे एक और ब्लॉक बनाने वाला हूँ, कंपैरिजन बिटवीन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मुझको लगता है एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, क्योंकि एडहेसिव फोर्स तो है ही नहीं, तो कोहेसिव फोर्सेस ऑटोमेटिकली इसकी वजह से क्या हो गए हैं? स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। सेकंड, बी को देखने की कोशिश करते हैं। बी की पोजीशन क्या है? बी इज इन द सरफेस फिल्म। ठीक है, बी कहां पर है? बी हमारा सरफेस फिल्म के ऊपर है और बिलो द सरफेस। पहले तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इसको ज़्यादा दे दिया जा सकता है। अब बी को ध्यान से देखोगे ना तो बी के साथ एक कंडीशन हो जाती है कि बी के साथ क्या है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करोगे ना तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ ऐसे पड़ेगा। ठीक है, अब इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ सीन क्या है कि मेजर पार्ट कहाँ पर है? मेजर पार्ट यहाँ पे वाटर के अंदर ही है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस भी इसके ऊपर पड़ रहे हैं। बाहर से एयर एक मीडियम है जो इसको क्या कर रही है? कांटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को, तो मेजर और माइनर पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेजर पार्ट इसका कहां पर है? मेजर पार्ट इन द वाटर इनसाइड द लिक्विड, माइनर पार्ट एक्सपोज टू एयर, एयर को एक्सपोज हो गया है। ठीक है, अब एडहेसिव फोर्सेस कहां पे पड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ एयर, एयर की वजह से इसके ऊपर एडहेसिव फोर्सेस पड़ रहे होंगे। किसी न किसी तरीके से एयर के साथ ही क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा एडिशन बना रहा होगा। कोहेसिव फोर्सेस इसके अंदर पड़ रहे हैं फ्रॉम बिलो इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर नीचे से पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर अपवर्ड। यहाँ पे खुद ही बताने की कोशिश करो कि पहली बात तो मेजर हिस्सा जो है वाटर के अंदर है, मेजर जो पार्ट है इसका वो पानी के अंदर है। इस वजह से कोहेसिव फोर्स जो होगा वो फिर से क्या हो जाने वाला है? ज़्यादा हो जाने वाला है। एडहेसिव फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो सरफेस है वो एरिया क्या है? कॉन्टैक्ट कम बना रहा है एयर से। नीचे का एरिया जो है उसने देखो ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना के रखा है। और मैं तो सिर्फ 2 डायमेंशन में ही बता पा रहा हूँ। एक्चुअली में वो पूरा एक बॉल है, बॉल के सिर्फ ऊपर का छोटा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। ऐसे बॉल लो, बॉल को पानी में डुबाओ तो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रहने दो, तो नीचे जो फोर्सेस पड़ रहे हैं देखो बहुत सारे फोर्सेस पड़ रहे हैं, दैट इज कोहेसिव फोर्सेस। ऊपर से जो फोर्सेस पड़ रहे हैं दो सारे एडहेसिव फोर्सेस, और एडहेसिव फोर्सेस कम ही होंगे, कोहेसिव फोर्स फिर से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इस वजह से ये क्या करने वाला है? मुझको लगता है कि ये मॉलिक्यूल को एक अंदर की तरफ एक पुल मिल रहा होगा जो अंदर की तरफ इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल को कोई टेंशन नहीं था, इसके ऊपर जो नेट कोहेसिव फोर्सेस थे वो 0 हो जा रहे थे। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला है, इसके ऊपर एक फोर्स पड़ने वाला है जिसके अंदर नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू नेट कोहेसिव फोर्स 0 नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीचे से जो पुल मिल रहा है ऊपर से उतना पुल नहीं मिलने वाला। 2 बातें इसकी वजह से ध्यान से देखे ना यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर जो है थोड़ा डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर की। एयर की डेंसिटी क्या होने वाली है? कंपैरेटिवली कम होने वाली है। एयर की डेंसिटी कम होगी, एयर के अंदर कम मॉलिक्यूल होंगे, कम मॉलिक्यूल की वजह से वहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस होने के बावजूद एडहेसिव फोर्सेस वीक भी होंगे। एक तो कम सरफेस एरिया में मिल रहा है, ऊपर से डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से एडहेसिव फोर्सेस क्या है? वीक भी हैं। इस वजह से नेट कोहेसिव फोर्स इस केस में भी क्या हो जाने वाला है? 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सी मॉलिक्यूल को देखने की कोशिश करते हैं। अब सी मॉलिक्यूल का क्या हो गया है कि हाफ, थोड़ा सा और जगह ले लेता हूं इसमें से, हाफ इन द लिक्विड। अब ये कैसा? ऑन द फ्री सरफेस, इसकी पोजीशन देख लेते हैं पहले। ऑन फ्री सरफेस, एकदम फ्री सरफेस के ऊपर, तो हाफ इन द लिक्विड और हाफ इन एयर। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो सरफेस पे बैठा हुआ मॉलिक्यूल है, हाफ किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर है। हाफ किसके अंदर है? एयर के अंदर है। एडहेसिव फोर्सेस वापस से
ड्यू टू एयर, ऊपर जो है, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस बिलो, नीचे की तरफ है ड्यू टू वाटर, पानी के आपस खुद के मॉलिक्यूल्स की वजह से कोहेसिव फोर्सेस पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी जो स्मार्ट हो गए उन लोगों को एक बात समझ में आएगी, आधा एयर पे है, आधा नीचे वाटर पे है, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स जो हो जाएगा एडिशन, नीचे की तरफ जो खींच रहा है ऊपर की तरफ जो खींच रहा है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल फील होगा, पर इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझो मैं 5 उंगलियों से खींचता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 2 उंगलियों से खींचता हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे जो एयर है उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं और यहाँ पे जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं पुल बनाने के लिए, ऊपर जो है दूर दूर कम लोग हैं पुल बनाने के लिए। तो भले ही रस्सी दोनों तरफ बराबर दी हुई है, टग ऑफ वॉर खेला है, एक तरफ 5 बंदे खड़े करो, एक तरफ 2 बंदे खड़े कर दो, रेंज दोनों को बराबर दे दो, आधी रस्सी तुम्हारी आधी रस्सी तुम्हारी, तो भी 5 वाले जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर के एंड पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो भले ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा ऊपर है आधा नीचे है, पर फिर से यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, कोहेसिव फोर्सेज जो हो जाएगा वो एडहेसिव फोर्स से क्या हो जाने वाला है, स्ट्रांग हो जाने वाला है। तीनों केसेस में हमको एक बात समझ में आई है कि वाटर का कोहेसिव फोर्स जो है, जो आपस में है, जो आपस में फोर्स बना रहा है, वो फोर्स क्या हो जाएगा कि ज़्यादा पड़ने वाला है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो वाटर क्या करने की कोशिश करेगा, वाटर अपने आप से बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और होने वाली है, इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो कि सरफेस पे हो क्या रहा है। सरफेस पे एक छोटा सा फिनोमेना और हो रहा है, वो ये है कि इधर वाला जो था ये कुछ फोर्स नहीं इसके ऊपर पड़ रही थी, क्योंकि नेट फोर्स 0 था। इधर वाला जो पड़ रहा था, तुम फील करोगे कि कोई से फोर्स ज़्यादा है तो ये अंदर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये भी था बंदा, ये भी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ पुल होने की कोशिश होने लगेगी और इसको भी अंदर फोर्स लग रही। ऐसे ही बैठे हुए सब सरफेस पे जितने भी हैं सबको क्या लग रहा है, सब अंदर की तरफ पुल होने की कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर की तरफ पुल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो फ्री सरफेस है, ये सरफेस एक तरीके से क्या है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनको अंदर की तरफ पुल मिल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है कि एक टेंशन डेवलप हो जाता है। ऊपर का जो फ्री सरफेस होता है वो सरफेस के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाता है। इसी टेंशन को हम डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, सरफेस टेंशन। इसको हम क्या डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, सरफेस टेंशन डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो बातें मैंने की ये तुमको फिनोमिना समझाने के लिए की, ये सब बातों से तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली सरफेस टेंशन काम कैसे कर रहा है, एक्चुअली में सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है। ये सारे रोल समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये बात बताई है, लेकिन सरफेस टेंशन को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता। सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप है, उसको भी अब हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं 2 मिनट रेंज में से हटूंगा ताकि आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग इसको क्या कर सको, कॉपी कर सको ऑब्वियसली। और क्या करोगे, कर लिया कॉपी, चलें। तो होपफुली सब लोगों ने देख लिया है। अब मैं इसको करता हूँ रब। तो ये जो बातें हैं ये तो ठीक है, ये तो आप लोगों को फिनोमिना समझाने के लिए काफ़ी थी। इससे तुमको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सरफेस टेंशन काम कर रहा है, क्या है कहानी, सरफेस टेंशन होता क्यों है, मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, ये बातें समझ में आ गई। पर हमको मैथमेटिकली इसको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट भी करना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ कि एक सरफेस ले लेता हूँ लिक्विड का, फिर से अब ध्यान देना मैंने इसको ऐसे नहीं लिया हुआ है। अब ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको अब 3D में लेकर के चलता हूँ, ठीक है। एक 3D सरफेस है ऐसे वाटर का, ठीक है। वाटर इसके अंदर यहाँ तक भरा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, थोड़ा सा मुश्किल होएगा इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लाइट थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर के पार्ट को। वाटर इस कंटेनर में हल्का फुल्का भरा हुआ है, ठीक है। ये वाटर जो इसके अंदर भरा हुआ है इसके ऊपर क्या रख देता हूँ मैं, एक कोई ऐसी लंबी चीज़ रख देता हूँ, जैसे नीडल रख दिया, कोई चीज़ रख दी। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मॉलिक्यूल जो नीडल के इस तरफ है, मॉलिक्यूल जो नीडल के उस तरफ बैठे हुए हैं, ये सब इस नीडल के ऊपर क्या लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक तरह का फोर्स लगाएंगे। वो भी फोर्स कैसा लगता है, कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर लगता है। अब ये नीडल की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि ये टेंशनल फोर्स है, टेंशन इज ऑलवेज अवे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या डाल रहे होंगे, टेंशन डाल रहे होंगे। ये टेंशन अब कौन बिहेव कर रहा है या कौन विटनेस कर रहा है, इस केस में ये बिहेव कर रहा है, ये विटनेस कर रहा है, ये नीडल विटनेस करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस टेंशन को डिफाइन करने की बारी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेंशन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों के थ्योरी और तुम लोगों के
एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हम इसको अब डिराइव करते हैं कि अगर अब हम सरफेस टेंशन को देखने की कोशिश करें तो टेंशन इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स जनरेट कर रहा है इसके ऊपर। तो टेंशन कैन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी लंबाई होगी कुछ ना कुछ, इसकी लंबाई को हम कंसिडर कर लेते हैं L और इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं T इज इक्वल्स टू F/L। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये दो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके तुम लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो हर सीरीज में होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, पर ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायग्रामेटिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। क्या करना है, गिवन लिख लेते हैं, एक बीकर है, बीकर लिया, बीकर के अंदर भरा हुआ है लिक्विड। अब बीकर का जो सरफेस होगा वो सरफेस वाटर का जो होगा वो भी तो ऐसे ही होगा, सरफेस पे डायग्रामेटिकली, मतलब ये सरफेस अगर ऐसा है इसको डायग्रामेटिकली कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना टेंशन जनरेट हो रहा है, ये बात हम लोगों से यहाँ पे पूछी जा रही है। जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, इस वाटर का सरफेस है, ये बीकर है, बीकर के अंदर वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, उसका डायमीटर मुझको बता दिया गया। ठीक है, अब बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमको कितना बता रहा है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा फटाक से 20 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर हो जाने वाला। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स हमसे पूछ रहा है कितना पड़ने वाला है अगर टेंशन, टेंशन मुझसे बता रहा है कितना है 0.075 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यहाँ से ये भी बात याद रख सकते हो, फोर्स क्या किस में यूनिट रहती है, न्यूटन में, लेंथ की यूनिट मीटर में, तो टेंशन का जो यूनिट बन जाता है दैट इज न्यूटन पर मीटर। यही यूनिट प्रेशर का, यही यूनिट टेंशन का, यही यूनिट सरफेस टेंशन का, हर जगह यही काम चल रहा है, एक तरीके का प्रेशर ही समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या करोगे, फिर से न्यूटन पर मीटर में है, मैंने पहले भी बताया, सेंटीमीटर में है 20 इंटू डिवाइड बाय कर दो 100, 2 खा जाएगा 1/5 हो जाने वाला है, 0.1 के आसपास वैल्यू दे देगा तुम लोग, 0.2 के आसपास वैल्यू दे देने वाला है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 मीटर। 0.1 तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, 0.2 तुम्हारा डायमीटर हो गया। T इज इक्वल्स टू F/L। ठीक है, F इज इक्वल्स टू T इंटू L। T की वैल्यू 0.075 इंटू लेंथ की वैल्यू मुझको मिली है 0.2, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई कर देने से आंसर मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स जो है इसके वजह से डेवलप हो रहा है। सिंपल है, बहुत बेसिक, कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब तुम लोगों को फॉलो करने हैं, देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑफलाइन बैचेस में करने वाले हैं वगैरह वगैरह। क्लियर है, कॉपी कर लिया, करो 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 जल्दी करो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो सब बातें थी सरफेस टेंशन को लेकर के। नेक्स्ट जिसके बारे में हमको बात करनी है अब, दैट इज सरफेस एनर्जी। देखते हैं सरफेस एनर्जी क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो फिजिक्स में एक बात याद रखो कि जहाँ टेंशन है, जहाँ पुल है, जहाँ पुश है, जहाँ कंप्रेशन है, जहाँ दबाव पड़ रहा है, वहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमेशा पिक्चर में आ जाती है, दैट इज एनर्जी। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से साधारणतः ये बोल दे रहा हूँ कि ये सरफेस है भाई, और ये सरफेस के ऊपर ये लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड टेंशन में है, दिस इज एक्टिंग लाइक एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। याद रखना इस बात को, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, दिस इज एक्टिंग लाइक इलास्टिक मेम्ब्रेन। ऐसे इलास्टिक है, ऐसे पकड़ रखा है एक दूसरे को और खींच रखा है। ठीक है, तो दिस इज एक्टिंग एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेप्थ में अगर तुम चले जाते हो तो डेप्थ में जो मॉलिक्यूल बैठा होगा तुमको फील कर रहा होगा कि ये स्टेबल है थोड़ी देर के लिए, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसके ऊपर तो चारों तरफ से फोर्स पड़ा हुआ है ना, ये तो इस तरफ भी नहीं मूव कर सकता, उस तरफ भी नहीं मूव कर सकता, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत 0 है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। और जैसे जैसे तुम सरफेस में ऊपर बढ़ते जा रहे हो, जैसे ही तुम सरफेस फिल्म के आसपास पहुंचते हो, पोटेंशियल एनर्जी जो है नीचे के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंच जाते हो, एकदम फ्री सरफेस पे, यहाँ पे जो तुम्हारा बैठा हुआ मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वह और थोड़ी कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो नीचे से जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, मॉलिक्यूल्स की बढ़ते चली जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी सिस्टम होगा यूनिवर्स के अंदर, कोई सिस्टम होगा, सिस्टम वांट्स टू अटेन
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम क्या करने की कोशिश करता है, हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करने की कोशिश करता रहता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे इसको इस हाइट पे पकड़ रखा है ना मैंने, अब ये क्या करना चाहता है मालूम, मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना चाहता है। मेरे हाथ की इंटीग्रिटी ने इसको रोक रखा है, पर जैसे ही छोड़ूंगा वैसे ही ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए नीचे की तरफ निकल पड़ेगा और नीचे जाके गिरेगा, गिर के वहां पे रुक जाएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच रखो कंटिन्यूअसली, वो स्प्रिंग क्या करना चाहती है, दबना चाहती है, अपने अंदर भरी हुई पोटेंशियल एनर्जी को वो जीरो करने के ऊपर तुली हुई है। तो ये वाटर है ना, ये वाटर को अगर मैं ऐसे फैला दूं चारों तरफ, तो वाटर क्या करेगा, अपने सरफेस को क्या कर लेने वाला है, एक स्पेरिकल शेप ले लेगा। अपने सरफेस का क्या कर लेगा, कैसा शेप बना लेने वाला है, स्पेरिकल शेप बना लेने वाला है। स्पेरिकल शेप बना लेने से क्या हो जाएगा कि ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम कर लेता है, ये अपना सरफेस एरिया क्या कर लेता है, मिनिमम कर लेता है। और मिनिमम सरफेस एरिया कर लेने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस उसको पढ़ाना है उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, सरफेस के ऊपर आना पड़ेगा, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को नीचे से और ज़्यादा कोहेसिव फोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उस कोहेसिव फोर्स की, उस कोहेसिव फोर्स का दबाव मान करके अंदर चले जाते हैं, मिनिमम सरफेस के ऊपर रहते हैं, जितने रहने ही पड़ेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास, तो मिनिमम रखते हैं। तो मिनिमम रहने की वजह से क्या बना लेते हैं, वो कौन सा शेप बना लेते हैं, स्पेरिकल शेप बना लेते हैं। इस वजह से रेन ड्रॉप का शेप भी कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। कभी पानी धीरे से किसी सरफेस पे सर रख दो तो वो कैसा शेप बना के बैठा हुआ रहता है, स्पेरिकल शेप बना के रहता है। जो टेंशन है इनके बीच में, ये जो बॉन्डिंग है इनकी, ये बहुत वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो बस 50 मारोगे पानी पे तो पानी फैल जाएगा। लेकिन पोर्सिलीन मटेरियल ले लो, मैं तुमको एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्सिलीन मटेरियल ले लो, या फिर कुछ नहीं होगा, घर में घर की टाइलें होती है वाइट वाली, विट्रस टाइलें होती हैं, डबल चार्ज टाइलें होती हैं, नैनो सेरेमिक टाइल्स होते हैं। ये डबल चार्ज और नैनो सेरेमिक टाइल जिनके ऊपर पोर्सिलीन की कोटिंग की हुई होती है, इस कोटिंग के ऊपर थोड़ा सा पानी गिराओ। जब तुम पानी गिराओगे तो तुमको फील होएगा कि ऊपर उसने क्या कर रखा है, ड्रॉप बना रखा है। ऐसे पूरा सरफेस पे फैलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो पोर्सिलीन का सरफेस जो होता है बहुत स्मूथ होता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि नीचे ज़्यादा एडिशन बन नहीं पाता। जब एडिशन उतना ज़्यादा बन नहीं पाता है तो उस वजह से क्या होगा कि वो खुद के अंदर उसके कोई से फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे और वो कैसा शेप बना लेगा, तुरंत ही स्पीयर बना लेगा। जिन लोगों के घर में टाइल्स होते हैं, व्हाइट कलर के टाइल्स तो होते ही हैं, नहीं भी हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हो तो नीचे थोड़ा सा पाउडर गिराओ। पाउडर जानते हो, टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर नीचे थोड़ा सा गिराओ, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो। पानी डालोगे देखो तुरंत स्पीयर का शेप ले लेने वाला है। ठीक है, हनी निकालने की कोशिश करो, हनी देखो कैसे शेप बना के रखती है, स्पेरिकल शेप बना के रखती है। फ्लूइड जैसा हरकत करते हैं ताकि वो अपना सरफेस एरिया क्या रख सके, मिनिमम रख सकें, ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। और वो करने के दौरान उनका शेप कैसा हो जाता है, स्पेरिकल हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स में ही सारे सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है, सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे सरफेस पे ऊपर जा रहे हो तुमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, हायर मिल रही है। इसका मतलब अंदर डेप्थ में से एक मॉलिक्यूल अगर मैं निकाल के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा तो मुझको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी सरफेस पे, इस सरफेस पे कुछ ना कुछ एनर्जी डालना पड़ेगा, तभी ये अंदर से बाहर की तरफ आएगा, वरना आने नहीं वाला। चाहे मेरे को नीचे से इसको उबालना ही पड़े, अगर मैं नीचे से इसको उबालूंगा तो क्या होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी पास होगी, मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देंगे थोड़ा सा ऊपर। तो टेम्परेचर जो है सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। पर ऐसी हरकत होना पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट सरफेस एनर्जी, नॉट ऑल अबाउट सरफेस एनर्जी, समथिंग अबाउट सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस लेयर के ऊपर जो कुछ भी बैठी हुई जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी को हमको समझना पड़ेगा। और ये तो मैंने तुमको फिर से कंसेप्ट बताया, हमको इसको मैथमेटिकली क्या करना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा, फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैथमेटिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, एक सी शेप्ड वायर ले लेता हूँ, एक सी शेप का वायर। ठीक है, एक वायर लिया, साधारणतः वायर ऐसे वायर होगा। ठीक है, इस वायर को कैसा शेप दे दिया मैंने, ऐसा शेप दिया, ऐसा शेप दिया, और ये एक सी शेप दे दिया है। ठीक है, अब ये सी शेप जो वायर दिया, मेरा अब हाथ लिमिट हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो ये मेरे जो इस तरफ का फिंगर है, यहाँ पर बीच में मैं क्या कर लेने वाला हूँ, एक स्लाइडर लगा दूंगा। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी लगा दूंगा जो इसके अंदर क्या कर सकती है, इस सी शेप के अंदर स्लाइड हो सकती है। स्लाइड हो सकती है मतलब लेफ्ट जा सकती है और राइट जा सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, तो मैंने जो लूप बनाया था वो लूप में इस तरफ एक ऐसा चीज़ लगा दूंगा जो क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। अब इसको मैं उठा करके क्या कर देता हूँ, किसके अंदर डिप कर दूंगा, एक सोप बबल या फिर सोप फिल्म के अंदर डिप कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ड फिल्म आ गया है, फिल्म आने की वजह से थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ P और Q
ऐसा कर देते हैं, हाँ ठीक है, आर और एस, पी क्यू आर और एस नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सोप में डिप करूंगा, इसकी वजह से क्या होएगा कि इसके बीच में एक सरफेस फिल्म बन जाएगी। तुम लोगों ने सोप बबल्स तो बनते देखी, इनको जैसे डुबाओगे अंदर, तो ये स्लाइडर मूवेबल है ना, तो मूवेबल होने की वजह से क्या होगा कि जब इसके अंदर सोप की फिल्म बनेगी तो सोप की फिल्म इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लेगी अपने तरफ, क्यू डैश और आर डैश पोजीशन के ऊपर इसको क्या कर लेने वाली, खींच लेने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, फ्लूइड अपना सरफेस एरिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इधर से इसने स्लाइडर को क्या कर लिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल कर लिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसने पुल किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ dx, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा dx। ये जो लेंथ है स्लाइडर का, इस लेंथ को मैं नाम दे देने वाला हूँ l, ठीक है, लेंथ को नाम दे देने वाला हूँ l, स्लाइडर को नाम दे देने वाला हूँ dx। अब फिल्म के साथ याद रखना है, फिल्म के साथ वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, ऐसे हम लोगों ने वहां पर फॉर्मूला बनाया था। उस केस में हमने सरफेस के लिक्विड को कंसीडर किया था, लिक्विड के सरफेस को कंसीडर किया था, सरफेस सिर्फ लिक्विड का कंसीडर किया था। उस केस में सिर्फ ऊपर की ही लेयर को कंसीडर किया जा रहा था। सोप फिल्म में ऊपर भी एक लेयर होती है, आगे से जो देखो और पीछे से देखो तो पीछे भी एक लेयर होती है, तो आगे से भी एक लेंथ को कंसीडर करना पड़ता है, पीछे से भी एक लेंथ को कंसीडर करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे पड़ने वाले टेंशन को हम T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल बोलने के बजाय T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 2L बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी फिल्म आ जाए वर्ड तो तुमको हमेशा याद रखना है कि L नहीं लिखना रहेगा, वहाँ पे 2L होंगे हमेशा। तो इस केस में F इज इक्वल्स टू 2L या फिर ऐसे लिख सकता हूँ T इंटू 2L, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 बना लिया मैंने, ठीक है। अब वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम बचपन से जानते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, इतने तो डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कर लिया, dx कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स को ध्यान देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू T इंटू 2L इंटू dx। अब ध्यान देना, आगे से अगर मैं इसको L बोलूँ तो इसको भी L बोल सकता हूँ और इसको भी L बोल सकता हूँ, ठीक है। इस पार्ट को अगर मैं dx बोल सकता हूँ तो इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, dx। अगर इसका एरिया निकलना हो तो L इंटू dx आगे का, और पीछे का भी L इंटू dx, तो कितना बन गया, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू dx। तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू dx को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू dA T इज इक्वल्स टू dw, ठीक है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है। वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इधर से इधर तक आने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदली है, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी। अभी ये क्या बोला मैंने, यहाँ भी ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी इसी के पास तो थी, इसके पास जो एनर्जी है वो इसके सरफेस की ही तो एनर्जी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज सरफेस एनर्जी। तो अगर सरफेस एनर्जी पोटेंशियल है और पोटेंशियल वर्क है, तो वर्क डन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्टली सरफेस एनर्जी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है आगे, जिसका नाम है सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। और अगर इसको और थोड़ा डिफाइन किया जाए तो ये एरिया हट के नीचे चले जाएगा, मैं बोलना शुरू कर दूंगा सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ से तुमको सेकेंड फॉर्मूला मिलता है सरफेस टेंशन का, कि सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिंपल है। ये टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को वहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग थोड़े टाइम में करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस के अंदर। आज की चर्चा में बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और उससे रिलेटेड कुछ बातें। सरफेस एनर्जी थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर और बताने वाला हूँ, हल्का सा उससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमेना और होते हैं वो बातें होंगी, और एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तब तक के लिए बाय बाय।